हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे जो ट्रांजैक्शन आप अपनी बुक्स में पोस्ट करना भूल जाते हो, तो उसका फाइनल अकाउंट्स में आप एडजस्टमेंट कैसे करोगे, उसका इफेक्ट आप अपने फाइनल अकाउंट्स में कहाँ लेते हो, कैसे लेते हो। तो ये है क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 22 डी के गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको दिया गया है श्री पवन कुमार की बुक्स का ट्रायल बैलेंस, जिसे लेकर के आपको बनाने हैं फाइनल अकाउंट्स 31 मार्च 2019 को। एंड में आपको कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है जो आप अपने अकाउंट्स में लिखना भूल गए हो, और आपको इनका इफेक्ट अब अपने फाइनल अकाउंट्स में देना है। अब इनको आप बनाते हुए अपने बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भूलो ना। उसके लिए आप क्या करोगे, जितने भी अकाउंट्स आपके इन ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होने वाले हैं, आप उनको ट्रायल बैलेंस में मार्क कर दोगे, ताकि जैसे ही आप उसे फॉर्मेट में लिखो, आपको याद आ जाए कि इस अकाउंट में हाँ मुझे एडजस्टमेंट भी करनी है। तो देखो कैसे करोगे आप। आपने जो फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, आपको पता है कि अब कौन सा अकाउंट कहाँ लिखा जाएगा, तो आप डायरेक्टली उसकी पोजीशन पर उसको लिखते जाओगे। जैसा कि पहला है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपका आता है लाइबिलिटीज में, और आप करते हो इसको कैपिटल में से लेस। तो आप लिखो लेस ड्राइंग्स 1,20,000 रुपए डायरेक्टली उसकी उसकी जगह पर। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी रेड मार्क्ड है, इसका मतलब आपको एडजस्टमेंट करनी है। नॉन करंट एसेट है, एसेट्स में लिखोगे 12 लाख रुपए इनर कॉलम में। अब इसकी क्या एडजस्टमेंट है, आपको यहाँ से ध्यान से रीड करना है, क्योंकि कोई कोई ट्रांजैक्शन ऐसी भी है जो आपको एक ही अकाउंट में दो दो एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो। आपको दिया गया है कि आपने एक मशीनरी खरीदी है 2 लाख रुपए की 1 अक्टूबर 2018 को, और वो आपकी इस मशीनरी में इंक्लूडेड है। इसका क्या मतलब है, क्या आपको और 2 लाख रुपए ऐड करने हैं प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में? नहीं, वो आपको ऐड नहीं करना है। वो आपकी मशीनरी की ट्रांजैक्शन आप कर चुके हो। आपको जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन आपको डेप्रिसिएशन लगाने के पर्पज से दी गई है, कि आपको जो ये मशीनरी है 2 लाख रुपए की, इस पर जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो 1 अक्टूबर से लगाना है, पूरे साल का नहीं लगाना। तो अब जो 12 लाख की मशीनरी है, आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक जो पूरे साल यूज हुई है, और दूसरी जो आपकी 6 महीने के लिए यूज हुई है। तो पहली जो आपकी 10 लाख रुपए की मशीनरी है, वो आपकी पूरे साल के लिए यूज हुई है। उस पर अगर आप 10% का डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो बनेगा 1 लाख रुपए। और जो 2 लाख रुपए की मशीनरी है, वो आपने यूज की है 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019, मतलब कि 6 महीने के लिए। तो 2 लाख की मशीनरी पर 10% का डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए बनता है पूरे साल का। 6 महीने का हो जाएगा आपका 10,000 रुपए। तो इस तरह से टोटल डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का हो जाएगा आपका 1,10,000 रुपए, और एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1,10,000 रुपए टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,10,000 रुपए। डेप्रिसिएशन है आपकी मशीनरी की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस कर रहा है तो लेस करो 1,10,000 रुपए, और आउटर कॉलम में 10,90,000 रुपए। ये अभी आपने इफेक्ट एक अकाउंट को दिया है। दूसरा जो आपका डेप्रिसिएशन है, ये आपका खर्चा है, नुकसान है, जिसे आपको इसी साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,10,000 रुपए इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि अभी आपको एक और एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाना है, उसको ऐड करके आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट डेप्रिसिएशन की लिखोगे। नेक्स्ट है आपका हॉर्सेज एंड कार्ड्स। ये है आपका लाइफ स्टॉक, जो कि आपका करंट नॉन करंट एसेट्स में ही आएगा, 2,60,000 रुपए। इस पर आपको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन 20%। 20% 2,60,000 का हो जाएगा 52,000 रुपए, और ये डेप्रिसिएशन भी इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है, तो आप लेस करो, और आउटर कॉलम में नेट अमाउंट आ जाएगी 2,08,000 रुपए। जो ये डेप्रिसिएशन है, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऐड करके लिखो 1,62,000 रुपए। जब भी कोई एडजस्टमेंट वाली ट्रांजैक्शन आपको करनी है, एक छोटी सी टिप ये है कि आप उसकी जर्नल एंट्री बना के देखो, उसमें आपके कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। इससे आप उसका इफेक्ट दोनों अकाउंट में देना भूलोगे नहीं, आपको याद रहेगा, और सही और राइट डायरेक्शन में, राइट प्रेजेंटेशन के साथ आप उसको कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका डेटर्स। रेड मार्क्ड है, एडजस्टमेंट करनी है, इनर कॉलम में लिखो। करंट एसेट है आपकी 3,40,000 रुपए। अब यहाँ देखो आपको क्या एडजस्टमेंट करनी है। इसमें दो एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखो।
एक है आपने 15,000 रुपए का स्टॉक सेल किया है 27 मार्च, ईयर नहीं लिखा, इसका मतलब यही है ये 2019 का है, लेकिन इसकी एंट्री आपने अपनी बुक्स में पोस्ट नहीं की है, मतलब कि ये इनकम है, सेल आपने जो की है आपने अपनी बुक्स में लिखा ही नहीं। तो जब आप सेल करते हो तो आप क्या एंट्री बनाओगे? इसको आप यही मानोगे ये क्रेडिट की सेल है, कैश के बारे में नहीं लिखा। हाँ, नहीं लिखा तब भी हम कैश मानते हैं, लेकिन इस केस में अगर आप कैश मानोगे तो कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा। नहीं, आपको वो नहीं करना, आपको इस केस में यही मानना है कि आपने ये क्रेडिट की सेल की है। तो यहाँ पर आप लिखोगे डेटर्स अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए टू सेल्स अकाउंट 15,000 रुपए। ये आपकी क्रेडिट सेल ही मानी जाएगी। अब यहाँ पर आपके डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं 15,000 से और सेल जो है वो भी इंक्रीज होगी जिसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे। तो डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐड करो सेल्स 15,000 रुपए से। अब आपके जो डेटर्स आ जाएंगे 3,55,000 रुपए। अब ये जो डेटर्स हैं इस पर आपको बनाना है प्रोविजन 5% डाउटफुल डेट्स का। प्रोविजन क्यों बनाया जाता है? प्रोविजन आप बनाते हो उस रिस्क को एज्यूम करके जो पैसा आप सोचते हो कि ये मेरा डूब जाएगा। आप जब क्रेडिट सेल करते हो आपको ये पैसा अपने बायर्स से लेना होता है और आपको पक्का नहीं होता कि ये सारे के सारे पैसे आपके बायर्स दे देंगे। उसमें से कुछ पैसे डूबने का चांस होता है, तो वो रिस्क उसके लिए आप पहले से एक रिजर्व बना लेते हो, प्रोविजन बना लेते हो कि हाँ, मेरे ख्याल से मेरा 5% पैसा डूबेगा और उसके लिए आप खर्चा बुक कर लेते हो। प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। 5% अगर 3,55,000 का आप कैलकुलेट करोगे तो 17,750 रुपए का। अब जो ये खर्चा है, आप डेटर्स में से ही तो एज्यूम कर रहे हो, आप इसी में से ही तो एज्यूम कर रहे हो कि इतना पैसा मेरा डूब जाएगा, तो उसी की अमाउंट को लेस कर दोगे, तो नेट अमाउंट आप कहते हो ना अब मेरे को इतने पैसे मेरे को मिल जाएँगे पक्का, तो 17,750 रुपए आप इसी में से लेस करोगे और नेट अमाउंट जो अब आपकी डेटर्स की आपको पता है कि आपको ये मिल जाएगी, वो आ जाएगी 3,37,250। अब जो ये प्रोविज़न आपने किया है, ये आपने बेड डेट्स के लिए असम्पशन की है और ये खर्चा आपका आपने डेटर्स में से रिड्यूस किया है। तो ये आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे में लिखोगे आप यहाँ पर एड प्रोविजन फॉर डेट 17,750 रुपए। क्यों हमने एड लिखा है? आपको पता है ये आप बेड डेट्स के लिए बना रहे हो। तो बेड डेट्स अगर आपके ट्रायल बैलेंस में और आ रहा है, तो आप उस अकाउंट को इसी में ही ऐड करके फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में लिखोगे। बाकी और भी अगर एडजस्टमेंट्स होती है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस में देखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में हम कौन से अकाउंट को ऐड करते हैं, कौन से अकाउंट को लेस करते हैं, तो आपको अच्छे से उसकी प्रेजेंटेशन याद होगी, आप उसी अकॉर्डिंग उसको लिखोगे। नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच। अब यहाँ पर आपने प्रोविजन फॉर डेट 17,750 लिख लिया है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और आपको क्लियर कर देती हूँ। आपको लग रहा होगा कि अभी हमने ये खर्चा बुक भी कर दिया है, अगले साल जब ये पेमेंट आएगी तब भी हमारे बेड डेट्स आते हैं, तो वो होते हैं आपके एक्चुअल बेड डेट्स जिसके लिए आपने ये assumption की है। तो वो जो बेड डेट्स है उसके लिए आपने ये खर्चा बुक कर दिया है इस साल की ही सेल पर ये डेटर्स बने और इसी साल में आपने assumption की कि ये खर्चा हो जाएगा मेरा, पैसा डूब जाएगा, इतने की सेल मेरी खराब हो सकती है। तो यहाँ ये खर्चा आप जब बुक कर चुके हो और जब अगले साल धीरे-धीरे पेमेंट आएगी और उसमें से कुछ पेमेंट नहीं आएगी, तो वो जो एक्चुअल बेड डेट्स होंगे वो आप इसी प्रोविज़न में से एडजस्ट करोगे। दोबारा से उस खर्चे को अगले साल नहीं बुक करते हो आप। अगर प्रोविज़न किया होता है तो आप उसी में से ही उस बेड डेट को एडजस्ट करते हो। नेक्स्ट आपकी जो सेल थी, आप एड सेल्स लिखो 15,000 रुपए। ये टोटल वैल्यू आपकी सेल की नहीं है। अभी सेल आपके ट्रायल बैलेंस में और आना है। ये तो वो सेल है जो आप लिखना भूल गए हो, पोस्ट करना भूल गए हो, तो उसी में ही आपको ऐड करना है। तो ऐड सेल्स 15,000 रुपए इनर कॉलम में लिखोगे। नेक्स्ट है आपका डेटर्स के बाद आपका आ रहा है परचेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे इनर कॉलम में 2 लाख रुपए क्यों? क्योंकि अगर परचेज रिटर्न की अमाउंट आएगी तो हम उसको इसमें से लेस करके आउटर कॉलम में नेट परचेजेस को लिखेंगे। इसके बाद है वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। फैक्ट्री का खर्चा है 80,000 रुपए। कैश एट बैंक आपकी है करंट एसेट्स में लिखो बैलेंस शीट में 2,60,000 रुपए।
सैलरीज आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, खर्चा है 80,000 रुपए का। अब ये आप इनर कॉलम में लिखोगे क्योंकि आपको इसमें एडजस्टमेंट करनी है। क्या एडजस्टमेंट? आपको दिया गया है कि आपने जो फरवरी और मार्च की जो सैलरी है वो पे नहीं की है, वो आउटस्टैंडिंग है, पेबल है। आपने सर्विसेज ले ली है लेकिन किसी को उसकी सर्विसेज की पेमेंट नहीं की है। अब यहाँ पर अमाउंट नहीं दिया गया है कि पर मंथ सैलरी क्या है, तो आप आउटस्टैंडिंग की वैल्यू लिखोगे क्या? आपको पता है हर साल 12 महीने होते हैं। 12 में से अगर 2 महीने की सैलरी नहीं दी है, तो 10 महीने की सैलरी आपने दी है और उसकी पोस्टिंग आपने अपनी बुक्स में की है। इसका मतलब ये जो 80,000 रुपए है, ये आपकी 10 महीने की सैलरी है। तो अगर आप इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 1 महीने की सैलरी मिल जाएगी, वो है 8,000 रुपए और 2 महीने की सैलरी बकाया है, पेबल है, तो वो है आपकी 16,000 रुपए हो जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट 16,000 रुपए, क्योंकि ये खर्चा आपने बुक नहीं किया है, इस साल की सैलरी नहीं डाली है, तो इसलिए आप सैलरी अकाउंट को डेबिट करोगे 16,000 रुपए से और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 16,000 रुपए से, क्योंकि ये लायबिलिटी है, पेबल है, आपने पे नहीं किया है, ये लायबिलिटी में शो करना होगा आपको। तो ऐड सैलरीज में करो, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 16,000 रुपए, आउटर कॉलम में 96,000, साथ के साथ में आप पोस्ट करोगे अपनी लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज 16,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए। नेक्स्ट है आपका रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 5,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर आएगा 70,000 रुपए। अब यहाँ पर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया है। जब ट्रायल बैलेंस में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक हो तो आप उसे कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों जगह लिखोगे या ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे या बैलेंस शीट में लिखोगे? कहाँ लिखोगे आप? जब आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होता है, आप उसको डायरेक्टली अपनी बैलेंस शीट में लिखते हो, एज एसेट 92,000 लिखोगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपका बचा था, आपने उसको अपने परचेज में से लेस कर दिया है। अब जो आपका परचेज अकाउंट आ रहा है यहाँ पर और उसकी अमाउंट जो आ रही है, वो एडजस्टेड परचेज अकाउंट है। मतलब कि यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट को रिड्यूस कर दिया गया है। अब ये एक्चुअल वो स्टॉक है जो आपने अपनी सेल में यूज किया है। तो नेक्स्ट है अब आपका वेजीज, सॉरी, अब हमने क्या किया है, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लिया है। रेंट, रेंट आपका आएगा, खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 45,000 रुपए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 15,000 रुपए। बेड डेट्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था वो आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐड करोगे प्रोविजन फॉर डेट्स में 17,750 रुपए, क्योंकि अब आपके पास ट्रायल बैलेंस में इतनी ही इंफॉर्मेशन है। अगर आपके पास पिछले साल का प्रोविजन दिया गया होता तो आप इसको लेस कर देते, क्योंकि वो प्रोविजन जो अगर आपने बनाया होता तो उसी में से आपके बेड डेट्स घटाए जाते। लेकिन लास्ट ईयर आपने कोई प्रोविजन नहीं बनाया था, तो ये बेड डेट्स का खर्चा आपको इस साल बुक करना होगा और टोटल अमाउंट 67,750 रुपए आउटर कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट है कैरिएज। अब कैरिएज के आगे ना तो इनवर्ड्स लिखा है, ना आउटवर्ड्स लिखा है, ना परचेज लिखा है, ना सेल लिखा है। किस पर है ये कैरिएज? कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग में लिखोगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? कैसे लिखोगे आप? जब कैरिएज के आगे कुछ ना लिखा हो तो आप यही मानोगे कि ये कैरिएज परचेज पर जो फ्रेट का खर्चा है, ये वो खर्चा है जिसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे 15,000। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल आपका आएगा लायबिलिटीज में और इनर कॉलम में लिखो 16 लाख रुपए, क्योंकि अभी आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको आपको एडजस्ट करना है। क्रेडिटर्स आपकी करंट लायबिलिटी है 2,60,000 रुपए। सेल्स आपकी इनकम है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो 8,20,000 रुपए। जो एडजस्टमेंट करनी थी वो हमने कर दी है 15,000 रुपए की। नेक्स्ट है आपका बिल्स पेबल, आपकी करंट लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में शो करो 2,21,200 रुपए। इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन 1,800 रुपए। अब जो ऐसे अकाउंट है ना, उसको आपको ध्यान से देखना है। कई बार आपको जो एडजस्टमेंट नीचे दी होती है उसके अलावा आपके पास ट्रायल बैलेंस में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसा कि यहाँ दिया गया है। जो ये इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो आपको मिल रहा है जो लोन आपने राम को दिया है 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा जो ये इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके आएगा 2,400 रुपए, क्या पूरा का पूरा आपने बुक में डाला है? नहीं, आपने बुक किया है सिर्फ 1,800 रुपए और 12% के हिसाब से बनता है 2,400 रुपए।
मतलब कि 600 रुपए का जो एक्रूड इंटरेस्ट हो चुका है आपका इस साल के लिए, वो आपको अपनी बुक्स में और डालना है। तो किस तरह से एंट्री बन जाएगी आपकी देखो, पहले तो आप बाय इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन जो कि इनकम है 1800 रुपए इनर कॉलम में लिखोगे। उसके बाद उसकी एंट्री बनेगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट आपका डेबिट होगा 600 रुपए क्योंकि ये आपके लिए एसेट है, आपको मिलनी है जिसे आप अपने लोन की अमाउंट में ही ऐड कर दोगे। और जो ये इंटरेस्ट की अमाउंट है वो इनकम है, आप इस इनकम को ऐड करोगे इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और अमाउंट आ जाएगी 2400 रुपए आउटर कॉलम में। यही अमाउंट बनेगी ना आपकी 20,000 रुपए पर 12%, उतनी ही अमाउंट आपको बनानी है। जो इनकम आपकी इस साल से रिलेट है वो आपको बुक करनी है और ध्यान से जहां-जहां इंफॉर्मेशन दी है आपको उसको कैच करके पूरा इंफॉर्मेशन के हिसाब से अकाउंट्स कंप्लीट करने हैं। अब जो ये एक्रूड इंटरेस्ट है इसको लिखना मत भूलना, साथ ही साथ एसेट्स में लिखोगे ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 600 रुपए। कहाँ ऐड करोगे आप? जब आपका ट्रायल बैलेंस में आगे लोन का अकाउंट आएगा, जैसे हम सीक्वेंस में पोस्ट करते जा रहे हैं, तब आप उसको यहाँ पर लिखोगे ऐड करके आउटर कॉलम में नेट अमाउंट आएगी। नेक्स्ट है आपका रेंट रिसीव्ड इनकम है, आप इसको लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम वाली साइड पर 12,000 रुपए। इसके बाद आपका इनकम टैक्स आपका ड्राइंग्स होता है, जो ओनर का आप इनकम टैक्स पे करोगे तो वो ड्राइंग से कैपिटल में से लेस करोगे 20,000 रुपए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपका ये ओनर का लाइफ इंश्योरेंस LIP है, तो जो कि ड्राइंग्स हो जाएगा 30,000 रुपए लेस करोगे। अब ये आ गया है आपका लोन टू राम 12%, ये आपका ऐड हो जाएगा, एसेट है, आपने किसी को लोन दिया है तो वो एसेट है, ऐड करके आप आउटर कॉलम में लिखो 20,600 रुपए। इसके बाद इंश्योरेंस खर्चा है आपका, आप लिखो, कहाँ लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12,000 रुपए। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीपेड दिया गया है 1,000 रुपए। इसका क्या मतलब है? कहाँ लिखोगे? क्या आपको इंश्योरेंस में ऐड करना है या बैलेंस शीट में लिखना है या यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस अकाउंट को भी लिखना है? आपको लिखना है इसको डायरेक्टली अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए। क्यों? क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग की कोई अकाउंट आता है तो उसका इफेक्ट आप ऑलरेडी अकाउंट्स में ले चुके हो, तभी वो अकाउंट आपके ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर नहीं लिया होता तो आपको यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री में दिया होता, तब आप उसका डबल साइड पर इफेक्ट लेते, आप एक बार अपने खर्चे में बुक करते उसको और उसके बाद अपनी एसेट या लायबिलिटीज में करते। तो इस तरह से अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में है तो अगर आपकी ये एसेट है तो आप एसेट्स में पोस्ट करोगे। अब आपने जब सारी इंफॉर्मेशन लिख ली है, अब बारी आ जाती है टोटल करने की, चेक करने की प्रॉफिट और लॉस को। उससे पहले हमने जो परचेजेस लिखी थी, आपके पास परचेज रिटर्न नहीं आया है ट्रायल बैलेंस में, तो आप जीरो लिख करके आप आउटर कॉलम में 2 लाख रुपए लिखोगे परचेज की नेट अमाउंट। अब करो टोटल आपकी इनकम है 8,35,000 रुपए, एक्सपेंस है 3,80,000 रुपए, लेस करने के बाद जो ये प्रॉफिट आ रहा है उसे आप लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट 4,55,000 रुपए और एंड में टोटल 8,35,000 रुपए दोनों साइड पर लिखोगे। अब जो ये प्रॉफिट है ये आपकी इनकम है, तो इनकम वाली साइड पर लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,55,000 रुपए। टोटल करो अब इनकम और एक्सपेंस का, यहाँ पर भी आपका प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रॉफिट हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट जो कि आप कैपिटल को अकाउंट में ट्रांसफर करोगे 81,650 रुपए। एंड में टोटल हो जाएगा आपका 4,69,400 रुपए। अब यहाँ पर जो ये प्रॉफिट आया है नेट प्रॉफिट, अब आप इसको ऐड करोगे कैपिटल में ऐड करने के बाद नेट अमाउंट आएगी 15,11,650 आपकी कैपिटल। अब यहाँ तक आप पहुंच गए हो। अब बारी आ जाती है चेक करने की कि क्या आपने ये क्वेश्चन करेक्ट किया है, कुछ मिस तो नहीं किया है। अगर आपने कुछ मिस किया होगा, कोई मिस्टेक की होगी, तो आपकी लायबिलिटी और एसेट साइड में दोनों साइड पे डिफरेंस आएगा। अगर डिफरेंस नहीं आता इसका मतलब आपने सही किया है। तो आपकी लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 2,08,850 रुपए और दूसरी साइड पर भी आपका टोटल आ रहा है 20,08,850 रुपए। मतलब कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं हुई है। आपने बिल्कुल परफेक्टली इस क्वेश्चन को किया है। आई होप अब आपकी प्रैक्टिस से आपकी स्पीड भी बढ़ गई होगी, आपको समझ भी आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना क्योंकि काफ़ी नई चीज़ें और भी बाकी रह गई है सीखने के लिए। तो मेरे साथ बने रहना, नेक्स्ट वीडियो में भी सीखते रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।
अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।